दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लगातार जो है पेट का जो है प्रैक्टिस सेट आपको हल करा रहे हैं। तो चलिए आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है इसमें। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देर न करते हुए जो है आपका जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शेर शाह। क्या हो जाएगा? शेर शाह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो देखिए महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो इसका जो दो का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी बाल उतबी। क्या हो जाएगा? उतबी। अब देखिए अगर महमूद गजनवी के दरबार में अगर हम बात करें तो जो शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी आदि क्या थे? विद्वान थे। तो अगर इनके दरबारी जो है लेखकों की बात की जाए तो उसमें क्या क्या नाम आएगा? आपका जो है फिरदौसी का नाम आ जाएगा, उसके बाद अलबरूनी का नाम आ जाएगा, उतबी का नाम आ जाएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि उतबी महमूद गजनवी का क्या था? दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। तो देखिए जैसे आजकल आप देखते हैं कि न्यू जो है पत्तन होता है जहाज़ों के लिए, वैसे ही पुराना ये प्राचीन समय की बात कर रहा है। तो जो पुहार है ये आपका क्या है? ये इसको पहले हम काकंदी भी बोलते थे। ये बंदर कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। किसके मुहाने पर? कावेरी नदी के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी बॉल से हो जाएगा। और ये अगर खासकर इससे अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रारंभ में जो है चोल शासक जो करिकाल था उन्होंने ही जो इसको बनवाकर क्या किया था? बंदरगाह को सुरक्षित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप सब जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऋजुपालिका। क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी। और अगर महावीर चूँकि इम्पॉर्टेंट है जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से, हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम इनसे रिलेटेड और भी बातों की चर्चा करें तो आप जानते हैं कि जो महावीर का जन्म है वो वैशाली के कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। और इनकी माता जो है त्रिशला थी, और त्रिशला क्या थी? लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और ये जो है 30 वर्ष की आयु में, कितने? 30 वर्ष की आयु में क्या किए थे? गृह त्याग कर दिए थे, घर छोड़ दिए थे। और 12 वर्ष की जो है कठिन तपस्या के बाद जो है साधना के बाद इनको 12 वर्ष हो गया तो 42 साल उम्र हो गया। तो 42 वर्ष की आयु में इनको जो है जिम्भृक ग्राम के निकट, कहाँ पे? जिम्भृक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको जो है साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? कैवल्य की जो है प्राप्ति हुई थी। उस समय जो है कैवल्य को क्या बोला जाता है? जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कैवल्य कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो है अगर मृत्यु पूछा जाए आपसे महावीर स्वामी का, तो ये जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में कहाँ हो गई थी? पावापुरी में। तो ये था जो है महावीर से रिलेटेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। अब देखिए राख का टीला है पूछा आपसे, तो जो राख का टीला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉल। क्या हो जाएगा? संगनकल्लू। अब ये संगनकल्लू क्या है तो जान जाइए कि ये जो कर्नाटक में मैसूर के पास, कर्नाटक राज्य है ना, उसमें मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है। और वेल्लारी जनपद में ही जो है संगनकल्लू नामक जो है क्या है? नवपाषाण कालीन पुरास्थल है, जहाँ पे राख का टीला क्या किया गया था? मिला है। खुदाई उदाई हुई थी तो राख का टीला जो है मिला है। और जानते हैं विद्वानों ने जो है इसका अनुमान ये भी लगाया है कि यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी। भाई अब ये बताइए राख कहाँ से हो गया? जब खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पे तो जो है राखों का टीला है। तो ये अंदाज़ा लगाया गया है, ये सोचा गया है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो है जानवरों के गोबर को इकट्ठा करके क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया होगा, इससे ये राख का ढेर पाया गया है। और अगर आपसे अगर पूछे तो मध्य पाषाण कालीन जो है अगर आपसे पूछे तो ब्रह्मगिरी और कोल्डी हवा, ये देखिए दो है ना, डी ऑप्शन और सी, ब्रह्मगिरी और कोल्डी हवा, इसमें जो है क्रमशः आपके मानव कब्र एवं धान की खेती का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। किसमें? ब्रह्मगिरी और कोल्डी हवा में। ठीक है। तो ब्रह्मगिरी में क्या मिला है? मानव कब्र। और कोल्डी हवा में क्या मिला है आपका? धान की खेती का
प्रमाण। और बुदिहाल की बात की जाए तो ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ राख के ढेर क्या किए गए हैं, पाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ या चुनाव का आयोजन हुआ। तो देखिए, अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाल भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको मालूम है कि 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और जिसने जो है क्या किया था, संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। किसकी मांग की थी, संवैधानिक सुधारों की। और आप जानते हैं कि इसके फलस्वरूप जो है 1892 में क्या हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम जो है पास हुआ था। तो ये आप जान जाएंगे कि ये भारतीय परिषद अधिनियम जो है पास हुआ था 1892 में। इसी के तहत जो है प्रथम बार जो है भारत में चुनाव प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। भाई, कोई भी आप अगर सत्याग्रह करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो जो गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह जो है चालू किया था, उसका भी एक क्या था, उद्देश्य था। जाहिर सी बात है। तो वो उद्देश्य क्या था, नमक कानून को क्या करना, निरस्त करना, नमक कानून को निरस्त करना। क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी द्वारा जो है प्रारंभ में नमक सत्याग्रह का एकमात्र जो है यही विकल्प था कि ब्रिटिश सरकार जो नमक पर कर लगाई है उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। माने नमक पर से ब्रिटिश सरकार क्या हटाए, कर हटाए, टैक्स हटाए। इसलिए इन्होंने क्या किया था, जो है ये सत्याग्रह चालू किया था। और देखिए, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे वगैरह हो गया, तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड कि जैसे कि गांधी जी ने जो है कितने अनुयायियों के साथ जो है यात्रा प्रारंभ की थी। तो अगर गांधी जी को भी अगर उनके सदस्यों के साथ मिलाया जाए तो 79 है, नहीं तो 78। और ये जो है आपका 24 दिनों तक यात्रा चली थी, 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रैल 1930 तक, लगभग 240 किलोमीटर। ठीक है। और यहीं से जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या किया था, चालू किया था। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए, इंडियन जो आपका होम रूल है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1905 में। कब हुई थी, सन 1905 में। अब देखिए, अगर हम इंडियन होम रूल की बात करें तो आपको मालूम है कि फरवरी 1905 में लंदन में, कहाँ, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे हम इंडिया हाउस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ किया, लंदन में। कब किया, 1905 में। किसकी, इंडियन होम रूल की स्थापना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था भाई, कोई भी अगर आप स्थापना करें तो इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेजी सरकार को जो है आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त कर लिया जाए। और यहीं से एक समाचार पत्र भी जो है प्रकाशित होता था जिसे सोशियोलॉजिस्ट कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। तो इसका हो जाएगा डी, बनारस में। कहाँ पे, बनारस में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने 19 जुलाई 1905 को जो है विभाजन की रूपरेखा जो है जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को क्या कर दी, एक दिन बाद घोषणा कर दी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9वां का आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो देखिए, ये 10वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, लॉर्ड डलहौजी। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1848 से लेकर 1856, कितना बताया मैंने, 1848 से लेकर 1856। और जानते हैं, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए जो हड़प नीति पूछा जाता है, हड़प नीति किसने लागू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने की थी। तो ये इसी व्यक्ति ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है इन्होंने क्या किया था, लागू किया था। अब ये नीति थी क्या, तो इस नीति के तहत होता क्या था कि जो भारतीय राजा के जो पुत्र नहीं रहते थे जिनको, ठीक है, मान लीजिए किसी राजा को पुत्र नहीं हुआ, ठीक है, पुत्र नहीं है, तो वो करता क्या था, किसी बच्चे को गोद लेता था।
ताकि उसका वंशज या फिर आगे राजा का जो है पद चलता रहे। तो इसने किया क्या लॉर्ड डलहौजी ने कि दिमाग लगाया, ये दिमाग लगाया कि अगर ये गोंद ले लेगा तब तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये किया क्या कि इस पॉलिसी को क्या किया, लैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया, और गोंद लेने का अधिकार जो है नहीं रह गया। और अंततः जो है जब नहीं ले पाता था राजा गोंद तो उसका कोई उत्तराधिकारी होता नहीं था, तो ये करता क्या था, उस राज्य को हड़प लेता था। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया की देखिए सबसे लंबी नदी पूछा है, बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह आप जानते हैं कि चीन की क्या है, यांगसी। चीन की क्या है, यांगसी नदी है। अब देखिए जब यहीं पे बात आ गई है लंबी नदी की, तो आपको मालूम है कि जो यांगसी नदी है चीन में बहती है, और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो लगभग मान के चलिए 8,915 मील, या फिर इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये मान के चलिए कि आपका जो है 15-16 हज़ार किलोमीटर आएगा जो है। तो अब देखिए अगर हम विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, ठीक है, तो आपको मालूम है कि नील नदी है, उसके बाद अमेजन का है, ठीक है, और जल ग्रहण या फिर जल रुकने के दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ा है कि नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील, फिर अमेजन, और तीसरे नंबर पे एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगसी हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद ज्वार आता है। अब देखिए बृहद ज्वार कब आता है, तो आएगा कब, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में रहते हैं। कब, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं, तब क्या आता है, बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं ये होते हैं भूमध्य सागर में। कहाँ पे होते हैं, भूमध्य सागर में। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए भारत का ये लोकेशन पूछा है, जो भारत की अवस्थिति है वो क्या है, 8-4 दक्षिण से 37-6 उत्तर तथा देशांतर। अब देखिए अक्षांश और देशांतर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अक्षांश और देशांतर। कैसे, अब देखिए ये जो खड़ी खड़ी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये जो बेड़े बेड़े लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको करते क्या हैं कि अब इससे पूछा है कि भारत की जो अवस्थिति है वो क्या है। तो भारत की अवस्थिति आपसे पूछा है, तो जो भारत की अवस्थिति होगा वो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8-4 उत्तर से 37-6 उत्तर, और अगर देशांतर पूछे तो 68-7 से 97-25। ठीक है, अगर अब इसके बारे में देखिए और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपको मालूम है कि जो है आपका विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में होता है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे होता है। ठीक है, कैसे, देखिए ये देखिए ये आपका मान लीजिए ये आपका हो गया, ये बीचों बीच, इसके बीच मान लीजिए एक लाइन ले लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका विषुवत रेखा हो गया। ठीक, बीचों बीच, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब देखिए ये गोला है, गोले का ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहीं से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री माने ऊपर, ये जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और यही विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और यही कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का ये पूरा क्षेत्र होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, यही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है पूरा। ठीक है, क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो ये आपका हो गया। अब दूसरी चीज़ हो गया, अगर आपसे पूछे कि ये भारत का, अगर भारत देश की चर्चा करें तो भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर दक्षिण विस्तार तो आपका 32-14 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर आपसे पूरब से पश्चिम का पूछे तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। अब देखिए ये जो दक्षिण पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ऊपर वाला इंदिरा कॉल हो गया। ये आपका पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश में किबुथु हो गया, और ये आपका पश्चिम में गोमाथा हो गया। तो ये हो गया आपका।
और अगर आपसे पूछे तो अगर स्थलीय सीमा पूछे अगर इस भारत की तो 15,200, कितना? 15,200, 15,200 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे मुख्य स्थल की समुद्री सीमा तो 6,100 किलोमीटर लंबी है। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल कितना बताएंगे बताइए? तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? इतना आपका वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, और अगर एरिया की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 15 का सी हो जाएगा 31%। कितना हो जाएगा? 31%। नेक्स्ट है कि साख पत्र दिया जाता है। अब देखिए साख पत्र किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? तो ये हो जाएगा 16 का आपका हो जाएगा बी बाल, एक आयातकर्ता द्वारा। तो साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, और ये हमेशा आयातकर्ता द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है बताइए? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर में। कहाँ? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई है। तो बताइए रोलिंग प्लान जो है किसके आधार पर लागू किया गया है? तो आपका हो जाएगा 18 का सी जनता सरकार द्वारा। क्या हो जाएगा? जनता सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो मुद्रा का विस्तृत माप जो है M3 को माना जाता है। किसको? M3, ऑप्शन सी को, क्योंकि M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। भाई आर्थिक शब्द आ गया तो पैसे से आ गया, तो वित्त मंत्रालय से। ठीक है, और ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार का क्या है? एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यही जो है कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थाओं और पूंजी बाजार आदि पर जो है क्या करते हैं? जुड़े मामलों को देखता है। और देखिए अगर वित्त मंत्रालय की स्थापना की बात की जाए कि स्थापना कब हुआ था, तो ये 29 अक्टूबर, कब? 29 अक्टूबर 1946 को हुआ था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। LM सिमरी, देखिए समिति है, 4 दिया है, इसको एक ऑर्डर से क्या करना है? आपको सजाना है। तो जो आपका 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी, आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा, JKV राव समिति हो जाएगा, फिर LM सिंघवी समिति हो जाएगा, फिर लास्ट में हो जाएगा आपका PK थुंगन समिति। अलग अलग समितियाँ अलग अलग सुझाव देती हैं जो है किसी किसी मुद्दे पर। तो जैसे आप जानते हैं कि 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। सबका अलग अलग अपना जो है पंचायती राज से रिलेटेड हर चीज़ ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो कोई भी विधेयक जो है लाएंगे तो वो किस सदन में लाएंगे? तो आपका हो जाएगा किसी दोनों में से, लोकसभा या राज्यसभा, किसी दोनों में से किसी में भी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही क्या होता है? किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? अब 0 आवर। अब देखिए ये शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाग, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, अर्थात ये किसी भी देश से नहीं लिया गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो शून्यकाल जो संसदीय प्रक्रिया के भारत की देन है ये, और ये 1962 से क्या है? जारी है। ये कहीं से लिया नहीं गया है। ये 1962 से क्या है? ये व्यवस्था की गई थी अपने यहाँ ही, और ये क्या है? जारी है।
इसमें संसद सदस्य जो है क्या करते हैं, बिना किसी पहले की सूचना के कोई भी मामला क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। कोई भी मामला आप उठा सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। ठीक है, अब देखिए, अगर प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है, और इसका समय क्या होता है, 12 से लेकर के 1 बजे तक होता है। ठीक है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका क्या होता है, इसका समय होता है। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। जैसे आप बजट का देखें तो बजट का कहीं भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, उसे वार्षिक वित्तीय जो है विवरण के नाम से उसमें दिया गया है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पता लगाना है कि नागरिकता से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, बाकी 3 गलत होंगे। तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो कतई गलत है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का अलग अलग नागरिकता है नहीं। राज्य की एकल नागरिकता, तो राज्य की भी एकल नागरिकता नहीं, राष्ट्र की एकल नागरिकता है। अब तीसरा है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो हाँ ये है, संपूर्ण भारत में एक नागरिकता है। और इसमें भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा सी, संपूर्ण भारत की क्या है, एकल नागरिकता है। अगर हम नागरिकता की बात कर लें तो इसमें कुछ और जोड़ लें कि जैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद अगर 5 से 11 तक की बात करें तो नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, और भारत में ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता का क्या है, प्रावधान। जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है वैसे ही भारत में भी क्या है, एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता है जो है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए, अगर हम अन्य समिति की बात करें, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और ऐसे आपका रिवीजन भी होता चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे नियम समिति, ये किसने बनाई थी, राजेंद्र प्रसाद ने। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। ठीक है, प्रारूप समिति, भीमराव अम्बेडकर आप जानते ही हैं। मूल अधिकार उप समिति, जे बी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक अगर आपसे पूछे उप समिति तो एस सी मुखर्जी थे। संघ अगर शक्ति समिति पूछे संघ का तो जवाहरलाल नेहरू, और संघ संविधान भी पूछे तब भी मैंने संघ लगा रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देख लीजिए, अब दिया है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। अब जो रक्त का दाब है वो क्या होता है, बी बाल, वायुमंडलीय दाब से अधिक। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अब देखिए आगे चलते हैं, और आपको मालूम है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे है जीव विज्ञान नाम दिया है। अब बताइए जीव विज्ञान नाम किसने दिया है, तो ये हो जाएगा आपका लैमार्क ने। किसने, लैमार्क ने। ठीक है, और अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और आपको पता है वेरी फेमस क्वेश्चन है रेलवे वगैरह के भी दृष्टि से कि कैरोलस लीनियस, ये जो व्यक्ति हैं किस, कौन, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इन्होंने द्विनाम पद्धति को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। और इन्हें ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको, कैरोलस लीनियस को। और जीव विज्ञान का आपको जनक पूछे तो अरस्तु। ठीक है, और जीव विज्ञान का नाम किसने दिया, तो लैमार्क है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। और ये होता क्या, एक प्रोटीन होता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो C6H10O5 का होल, उसके बाद N होता है। और ये पॉलीसैकेराइड है, और जो कि क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। अब देखिए अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो ये फोटोवोल्टिक सेल जो है आपका किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सौर सेल से। ठीक, और अगर सौर सेल जो सोलर सेल होता है, इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो 1954 में जो है इसको किया गया था। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो सबको पता है प्रकाश वर्ष जो है आपकी खगोलीय दूरियों की इकाई है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी डॉग सही हो जाएगा। और आपसे अगर इससे रिलेटेड और बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है,
और एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक साल में, एक वर्ष में जो चली गई कुल दूरी होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर, उसकी क्या होती है, बराबर होती है। और अगर आपसे पूछे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो पारसेक बताएंगे। क्या बताएंगे, पारसेक। भाई प्रकाश वर्ष तो दूरी मापने का ही ये है, लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछे तो पारसेक हो जाएगा। और वो किससे बराबर होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर। अब मीटर को अगर आपको घंटा में कन्वर्ट करना है तो 3 जीरो हटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन है कि मधुशाला, जो मधुशाला है वह किसकी रचना है। तो भाई आप जानते हैं कि मधुशाला जो है किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। और अगर हम इसमें अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनका भारत भारती है। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है, गीतांजलि है, चित्रांगदा है, चंडालिका है, गार्डनर है, हंगरी स्टोन है, ये सब किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। और अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जानते हैं कामायनी बहुत ही फेमस है, आंसू है, लहर है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, तबला से। जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं, तबले से संबंधित हैं। अब और अगर जिक्र करें तो जैसे सितार है ऑप्शन में, तो सितार जो है, सितार से कौन संबंधित है, तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किससे हैं, सितार से हैं। सरोद की बात की जाए तो सरोद से अमजद जो है अली खां हैं। बांसुरी की आपको मालूम है बहुत ही फेमस हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी और पन्नालाल घोष। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया से ही पूछता है। नेक्स्ट है आपका कि भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। जो भूमि का क्षरण है अर्थात जो मृदा का कटाव है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वन को रोपण करके, वनस्पति हटाकर, अति चराई करके। तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा आपका वनारोपण। अधिक से अधिक वन लगाइए जिससे क्या हो, मृदा क्षरण को रोका जा सके। और भी इसमें है, जैसे आपका अगर आपसे पूछे कि और भी क्या कर सकते हैं तो जैसे आप वन को रोपण तो हो ही गया, समोच्च जुताई भी कर सकते हैं, पट्टीदार खेती भी कर सकते हैं, पट्टीदार करके कि ताकि पानी का बहाव तेज़ी से न हो पाए, ताकि मिट्टी का कटाव न हो। नेक्स्ट है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। जो हमारा इकोनॉमिक जो है सर्वे होता है, आर्थिक समीक्षा होती है, वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन 54 का सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा जो है 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है घटनाक्रमों की समीक्षा होती है, मतलब 1 साल के अंदर जितनी भी रहती हैं उनकी समीक्षा की जाती है। ये किसके द्वारा होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इस अर्थव्यवस्था को बजट सत्र के दौरान जो है संसद के दोनों सदनों में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो भाई पणजी जो है आपको मालूम ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गोवा की है। ठीक है, और आपको मालूम है कि गोवा जो है 1961 ईस्वी में पुर्तगाली शासन रहा है 61 में, और उसके बाद आज़ाद हुआ है। और 1987 ईस्वी तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो आपको पता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा जो है पुर्तगालियों के शासन से कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में। तो 61 में तो आज़ाद हुआ, फिर ये था क्या, केंद्र शासित प्रदेश था। जब स्थिति सामान्य हो गई तो 1987 में इसको जो है राज्य का क्या कर दिया गया, दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 56 नंबर, ये भी आसान है। माले कहाँ की राजधानी है। तो ऑप्शन हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। और आपको पता है कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का क्या है, एक समूह है। और मालदीव में अगर 1192 में टापू था, क्या था, 1192 में टापू था जिसमें लगभग 200 बस्तियां थीं। इसकी राजधानी माले है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। राजधानी तो है लेकिन सबसे बड़ा शहर भी है। और इस देश की अगर राजभाषा की बात की जाए तो माही है। और मालदीव में कहीं कहीं कुछ हिंदी भाषा भी लोग जो है निवास करते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको सौंप सकता है। तो जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, सीधी बात है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये भी आसान है, तो आपको मालूम है कि ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है कि ये छतरपुर भी नाम आता है, तो मध्य प्रदेश जो है राज्य के छतरपुर जिले में है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका क्या हो जाएगा? छतरपुर जिले में। और अगर हम खजुराहो मंदिर का निर्माण भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो आपको मालूम है कि ये जो है चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। जो चंदेल राजा थे उनके द्वारा जो है क्या क्या निर्माण कराया गया था 900 से लेकर 1130 ईस्वी के मध्य जो है। और यहीं पे आप देखेंगे ना तो कंदरिया महादेव का मंदिर भी है, जो मंदिर के कलाकृति में सर्वोच्च जो है अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट है आपका 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्नलिखितों में से कौन सा सत्य है? अब देखिए, इसमें है कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था, पहला है। दूसरा है यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। तीसरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आप ऑप्शन बनेगा ए, केवल एक। ठीक है, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो 60 का आपका बी हो जाएगा, जिनेवा में। कहाँ हुआ था आपका? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। 23 से 24 नवंबर के बीच हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, शांति और विकास के लिए अगर हम विश्व विज्ञान दिवस की बात करें तो आपका बी हो जाएगा 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को प्रतिवर्ष देश भर में जो है विश्व भर में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर देखिए, अब आपसे अगर पूछ रहा है कि विश्व एड्स दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 1 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। नेक्स्ट है आपका देशों का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाकी गलत होंगे। तो अब देखिए, इसमें आपका 63 का हो जाएगा बी बाल 2 और 3। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए जो पहला दिया है कि इसकी स्थापना लॉर्ड इरविन ने की थी, ये गलत है। किसने की थी? गुरुदेव, जिसको नाम से आप जानते हैं, बताइए कौन है वो? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस, यह दिवस किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका 64 का सी हो जाएगा आपका 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए जो है हम लोग क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली, वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये भी बहुत ही फेमस था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 65 का हो जाएगा डी, तमिलनाडु से। ठीक है, ये कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सीनेटर रह चुकी हैं और ये कैलिफोर्निया की आकलैंड में जन्मी हैं और भारत के अगर तमिलनाडु जो चेन्नई में पड़ता है रहने वाली हैं। ठीक है, और ये वहाँ पे जो है फीमेल ओबामा के उपनाम से भी क्या हैं? मशहूर हैं। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन कि भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, यह संविधा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका 66 का डी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। ठीक है, तो ये जिबूती आचार जो संहिता है, जिसको DCOC को जो है जाना जाता है, ये पश्चिमी हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर क्षेत्र में समुद्री जितनी भी चोरियां होती हैं और सशस्त्र डकैती को रोकने के लिए क्या किया गया है? एक नियम कानून बना है। ठीक है, और जो कि 29 जनवरी 2009 को क्या किया गया था? अपनाया गया था 29 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस संस्थान को चुना गया है? तो 67 का आपका सी हो जाएगा सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है?
तो 68 का जो है आपका हो जाएगा बी, आत्मनिर्भरता। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता। 69 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद पूछा है, तो 69 का हो जाएगा आपका बी बाल 338। ठीक है, और आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 ए जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से क्या है? संबंधित है। तो अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पूछे 338, अनुसूचित जनजाति पूछे तो 338 ए। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो देखिए ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।